गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में हमारे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज है 15 जुलाई 2021 और 15 जुलाई 2021 को जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ये सेशन 1 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है और इस कड़ी में इसके पीछे 14 वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये सेशन BHU एकेडमी के द्वारा शुरू किया गया है और इस BHU एकेडमी पे पहले वीकली करंट अफेयर का सेशन आता था। अब उसी के स्थान पर डेली करंट अफेयर का सेशन आता है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉप 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। बात इसके इम्पोर्टेंट की जाए तो ये वीडियो BHU, AU, CUCET अथवा किसी भी यूनिवर्सिटी के पहले होने वाले इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ 10+2 लेवल के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उस दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस सेशन के साथ अंत तक बने रहें। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस है यशपाल शर्मा, विद्या देवी भंडारी, शेर बहादुर देउबा, KP शर्मा ओली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शेर बहादुर देउबा। ये देख सकते हैं, यह इमेज में शेर बहादुर देउबा ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शेर बहादुर देउबा, और 13 जुलाई को ये नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं और उनकी नियुक्ति इसके पूर्व प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, उन्हीं के स्थान पर शेर बहादुर देउबा जो हैं अब नेपाल में 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पूर्व शेर बहादुर देउबा जो हैं 4 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनका देख लीजिए यहाँ पर कार्यकाल दिया हुआ है। सबसे पहले वो 1995 से 1997 के मध्य पहली बार प्रधानमंत्री बने थे नेपाल के। दूसरी बार 2001 से 2002 के मध्य में बने थे। तीसरी बार वो 2004 से 2005 के मध्य बने थे। चौथी बार 2017 से 2018 के मध्य बने थे और अब 2021 में ये 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं शेर बहादुर देउबा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन कि हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो अबी अहमद जो हैं हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने थे और ये यहाँ पर ऐड किया गया है कि हाल ही में कुछ कंट्री हैं उनके नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, स्टीफन लोफवेन जो हैं हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। एरियल हेनरी जो हैं ये हाल ही में हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। नफताली बेनेट जो हैं हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। किम बू क्यूम जो हैं हाल ही में दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बने हैं और अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऐमन बेनाब्दरहमान, और इथियोपिया के बने हैं अबी अहमद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया है, वो कौन थे? ऑप्शंस है अभिनेता, लेखक, पूर्व भारतीय क्रिकेटर अथवा न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। ये जो यशपाल शर्मा है ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये देख सकते हैं, ये हैं यशपाल शर्मा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और ये जो है टीम इंडिया का हिस्सा है, उस टीम इंडिया का हिस्सा है जब टीम इंडिया ने 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। तो उस टीम इंडिया के हिस्सा है यशपाल शर्मा और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। ये पंजाब के हैं और ये पंजाब, हरियाणा और रेलवे सहित रणजी में 3 टीमों का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, लोअर जल विद्युत परियोजना किस देश में बनने जा रहा है? लोअर अरुण जल विद्युत प्रोजेक्ट जो है किस देश में बनने जा रहा है? ऑप्शंस है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल अथवा भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल। लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है नेपाल में बनने जा रहा है। नेपाल के बेसिकली पूर्वी नेपाल में 2 जिला हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शंखुआ सभा और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो है ये लोअर अरुण जल विद्युत प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, विकसित होने जा रहा है।
इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है 679 मेगावाट। और ये जो है भारत के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और नेपाल ने 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर करके इस लोअर अरुण जल विद्युत प्रोजेक्ट को विकसित करने जा रही है। इसके पूर्व में देखा जाए तो 1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना पहले ही नेपाल में संचालित है, क्रियान्वित है, और अब नेपाल में भारत के द्वारा यह दूसरी मेगावाट परियोजना शुरू हो रही है। अब बात नेपाल की आ गई तो देखिए, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देउबा। नेपाल की संसद है राष्ट्रीय पंचायत। भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 राज्य जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल में है। इसको नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी, जिसको घाघरा नदी भी कहा जाता है। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। सार्क का देखिए, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अब ये सूर्य किरण जो है काफी महत्वपूर्ण है। ये एक युद्ध अभ्यास है जो भारत और नेपाल के मध्य एक युद्ध अभ्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, प्लान है, और इसके सफल संचालन में, इसके क्रियान्वयन में कौन स्टेट टॉप पर है, शीर्ष पर है। ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संचालन में, क्रियान्वयन में सबसे पहले पायदान पर है। इस योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका देखिए उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ताकि शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। तो इस योजना में मध्य प्रदेश जो है पिछले 3 सालों से प्रथम स्थान पर है और इस बार भी वो टॉप पे ही रहा है। बात की जाए इस योजना में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में टॉप 3 राज्य की, तो देखिए पहले स्थान पर तो मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण योजना है जिनमें टॉप स्टेट कौन से हैं, टॉप पे कौन से स्टेट रहे हैं। तो देखिए, ये पंख योजना जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इस योजना में मध्य प्रदेश जो है टॉप पे ही रहा है। तो इन दोनों योजना में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पंख योजना, इन दोनों योजना में मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, इस योजना में उत्तर प्रदेश जो है सबसे पहले पायदान पर रहा है इसके सफल संचालन में, सफल क्रियान्वयन में। साथ ही साथ दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना, इस योजना के भी सफल संचालन में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर रहा है। अरुंधति और मैत्रेयी योजना, इसके सफल संचालन में, सफल क्रियान्वयन में कर्नाटक की सरकार सबसे टॉप पे रही है। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये स्कीम जो है इसके सफल संचालन में राजस्थान टॉप पे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक प्रकाशित हुई है हाल ही में, द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज। ऑप्शन है शिवम शंकर सिंह, आनंद वेंकट नारायण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अर्थात शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट रमन ने मिलकर द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज पुस्तक को लिखा है। देखिए, अ न्यू बुक टाइटल
द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, हाउ इंफॉर्मेशन वारफेयर शेप्स योर वर्ल्ड। इसका पूरा नाम है द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, हाउ इंफॉर्मेशन वारफेयर शेप्स योर वर्ल्ड। इसके ऑथर हैं शिवम शंकर सी और आनंद वेंकट नारायण, और इस बुक को पब्लिश किया है हाइपर कॉलिंस ने। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं और उसके लेखक हैं जो 2021 में प्रकाशित हुई हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बुद्धा इन गांधारा, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है और इसकी लेखिका हैं सुनीता द्विवेदी। एलिफेंट इन द ओम, ये काफ़ी फेमस है, इसके लेखक है कल्कि कोचलिन। कंस्पायरेसी टू किल राजीव गांधी, इसके लेखक हैं के रंगूथमन। द बेंच के लेखक है मेघन मार्कल। अगला है अनदर डजन स्टोरीज, इसके लेखक हैं सत्यजीत रे। बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो 2021 में प्रकाशित हुई है और इसके लेखक हैं दीप हाल्डर। द लिविंग माउंटेन, ये भी काफ़ी फेमस पुस्तक है और इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे BKS साहित्य पुरस्कार 2021 BKS लिटरेरी अवार्ड फॉर 2021, माफ कीजिएगा यहाँ पे टाइप छूट गया, 2021 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस है KS रवि कुमार, ओम चेरी NN पिल्लई, M मुकुंदन, डॉक्टर BP जॉय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओम चेरी NN पिल्लई। ये इमेज में देखिए, ये है ओम चेरी NN पिल्लई, इन्हीं को BKS साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये ओम चेरी NN पिल्लई हैं, एक पत्रकार हैं और साथ ही साथ एक नाटककार भी हैं, और इन्हीं को 2021 के BKS साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए, BKS का मतलब है यहाँ पर बहरीन केरलिया समाज। इस बहरीन केरलिया समाज के साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए ओम चेरी NN पिल्लई को सेलेक्ट किया गया है। इस पुरस्कार में 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही साथ पुरस्कार जो प्राप्त करते हैं उनकी उपलब्धि को स्वीकार करते हुए उन्हें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये ओम चेरी NN पिल्लई जो हैं, ये मलयालम भाषा और मलयालम साहित्य में इनका समग्र रूप से बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं योगदान को देखते हुए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ओम चेरी NN पिल्लई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न है, ओलंपिक में भारत के प्रथम जिम्नास्टिक जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अर्थात जिम्नास्टिक जज के रूप में किस भारतीय को चुना गया है। ऑप्शन है दीपक काबरा, पवन सिंह, M मुकुंदन, डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीपक काबरा। दीपक काबरा को चुना गया है ओलंपिक के लिए जिम्नास्टिक जज के रूप में। दीपक काबरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। अब देखिए, 23 जुलाई से होने वाला है टोक्यो ओलंपिक, और इस टोक्यो ओलंपिक में इन दीपक काबरा को चुना गया है जिम्नास्टिक जज के रूप में। इन खेलों में ये कलात्मक जिम्नास्टिक की भूमिका निभाते नजर आएंगे। अब देखिए, कल के वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पवन सिंह, इनको भी टोक्यो ओलंपिक में जूरी के रूप में सेलेक्ट किया गया है। देखिए, पवन सिंह बिकम्स फर्स्ट इंडियन जूरी मेंबर फॉर शूटिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स। तो इनको टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट जूरी के इंडियन जूरी के रूप में चुना गया है शूटिंग के लिए, और ये जो है दीपक काबरा, इनको चुना गया है जिम्नास्टिक के लिए। तो ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित द स्ट्रगल इन मेमायर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक है द स्ट्रगल इन मेमायर ऑफ द इमरजेंसी, ये प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं अमर्त्य सेन, अशोक चक्रवर्ती, P चिदम्बरम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक चक्रवर्ती। अशोक चक्रवर्ती ने द स्ट्रगल इन अ मेमायर ऑफ द इमरजेंसी नाम की ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। अशोक चक्रवर्ती एक अर्थशास्त्री हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं, और ये पिछले 40 सालों से अफ्रीकी देश को नीतिगत सलाह दे रहे हैं। और ये जो हैं अशोक चक्रवर्ती, ये वर्तमान में
जिम्बाब्वे गवर्नमेंट के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक भी है जो हार्पर कोलिंस के द्वारा पब्लिश की गई है। हार्पर कोलिंस इंडिया के द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। और ये पुस्तक जो है द स्ट्रगल विद इन अ मेमायर ऑफ द इमरजेंसी, ये स्वतंत्र भारत के सबसे काले घटनाओं में से एक घटना है, उसी के बारे में दर्शाती है। और वो काला घटना कौन सी है? इमरजेंसी। तो उसके बारे में ये पुस्तक संबंधित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको कैंपेन की शुरुआत की है? रोको टोको कैंपेन किस गवर्नमेंट ने शुरू किया है? किस स्टेट की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश अथवा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने रोको टोको कैंपेन को शुरू किया है। क्या मतलब है इस कैंपेन का? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उनके लिए जो मास्क नहीं पहनते हैं उनके लिए रोको टोको कैंपेन की शुरुआत की है। और राज्य में जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, पब्लिक प्लेस हैं, साथ ही साथ जितने भी सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कार्यालय हैं, वहां पर मास्क लगाना मध्य प्रदेश की सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने यह आदेश भी दिया है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं और उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनको यह आदेश दिया है कि वो एक स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण करे, एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करे। और उस वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, सरकारी कार्यालय हैं या प्राइवेट कार्यालय हैं, वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को जो मास्क नहीं लगाते हैं उनको मास्क वितरण करे। और उस मास्क का प्राइस भी ले, उससे शुल्क भी ले। और शुल्क को रखा गया है 20 रुपये प्रति मास्क। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोको टोको कैंपेन शुरू किया गया है। अब बात मध्य प्रदेश की आ गई, तो देखिए मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर, माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आनंदीबेन पटेल है, ये पहले गवर्नर थे। अब हाल ही में मध्य प्रदेश के गवर्नर जो है चेंज हो गए हैं। और हाल ही में मध्य प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने हैं? मंगू भाई छगन लाल पटेल। तो यहाँ पर टाइप छूट गया है, मंगू भाई छगन लाल पटेल जो है मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। अब मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है? तो वो है जस्टिस मोहम्मद रफीक। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंघा, राष्ट्रीय पक्षी है बुलबुल, राष्ट्रीय फूल है लिली और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट की संख्या है 29, राज्यसभा सीट की संख्या है 11 और विधानसभा सीट की संख्या है 230। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये काफी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है और ये है मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो है काफी फेमस है और ये है मध्य प्रदेश में। इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, माथुरु कौचम किस राज्य सरकार का अभियान है? ये माथुरु कौचम जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु अथवा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। केरल की गवर्नमेंट ने माथुरु कौचम अभियान को शुरू किया है। क्या उद्देश्य है इस अभियान का? तो इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भवती, जितने भी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनका टीकाकरण से संबंधित ये अभियान है। और आंगनबाड़ी की जो आशा है वो उनका रजिस्ट्रेशन करेंगी गर्भवती महिलाओं को और उनको कोरोना वायरस की टीका लगवाएगी। तो केरल की गवर्नमेंट ने इस वजह से माथुरु कौचम अभियान को शुरू किया है। अब बात केरल की आ गई, तो देखिए केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यसभा सीट की संख्या है 9, लोकसभा सीट की संख्या है 20 और विधानसभा सीट की संख्या है 140। केरल का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय पक्षी है धनेश जिसको कहा जाता है ग्रेट हॉर्न बिल, राजकीय फूल है अमलतास। अब नेशनल पार्क की बात की जाए केरल के, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क, देखिए काफी महत्वपूर्ण है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये है केरल में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है केरल में।
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये है केरल में। मुथंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी काफ़ी फेमस है और ये भी है केरल में। अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी है केरल में। तो ये सभी जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये सभी केरल में हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। झील की बात की जाए तो केरल की झील देखिए, पेरियार झील ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, पुकोर झील, बेल्लयानी झील, ये सभी झील जो है केरल में है। उत्सव की बात की जाए फेस्टिवल की तो देखिए ओणम, ये काफ़ी फेमस है। पोंगल, विष्णु महोत्सव, ओणम पोंगल काफ़ी फेमस है, ये केरल के फेस्टिवल हैं। क्लासिकल डांस की बात की जाए तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सब केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस है। अब चलिए पिछले अभ्यास प्रश्न का विश्लेषण देख लीजिए। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, मॉडल टेनेंसी एक्ट को किस राज्य सरकार ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया है या पेश करने की योजना बनाई है। तो इसका सही जवाब था कर्नाटक। कर्नाटक की गवर्नमेंट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट को लागू करने की योजना बनाई थी। बेसिकली ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है ये पहले से ही भारत के बहुत सारे स्टेट में लागू है, लेकिन हाल ही में इसको कर्नाटक की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ लागू की है। इसका उद्देश्य था, इस टेनेंसी एक्ट का, ये मॉडल टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य था, यह मकान मालिक और किराएदार के मध्य कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकार इसमें संरक्षित होते हैं इस एक्ट के माध्यम से। इसमें मकान मालिक को अपना कमरा खाली कराने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि इस एक्ट के विशेषता के आधार पर ही मकान मालिक अपना कमरा किराए पर देते हैं। तो ये जो मकान मालिक है अपना कमरा किराए पर देते हैं और किराएदार वहाँ अधिक दिनों तक, अधिक वर्षों तक रहते हैं, तो अपना वर्चस्व समझने लगते हैं, अपना अधिकार समझने लगते हैं, तो कमरा खाली कराने में मकान मालिक को परेशानी होती है। इसी वजह से ये मॉडल टेनेंसी एक्ट लाया गया है, जिसमें इसकी विशेषता है, इस मॉडल टेनेंसी एक्ट की कुछ विशेषता है और उसी विशेषता के आधार पर मकान मालिक जो है किराएदार को कमरा देंगे, ताकि अंतिम समय में उसको खाली कराने में कोई परेशानी न हो। अब देखिए आज का अभ्यास प्रश्न है, नई जनसंख्या नीति 2021-30 किस राज्य सरकार ने लागू करने की घोषणा की है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इनमें सभी। तो आप लोगों को इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि नई जनसंख्या नीति 2021-30 किस स्टेट गवर्नमेंट ने लागू करने की योजना बनाई है। और नई जनसंख्या नीति 2021-30 के बारे में आप जितना कुछ जानते हैं उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों के पास, अधिक से अधिक ग्रुप में, दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लौटेंगे अगले करंट अफेयर के सेशन के साथ, अर्थात अगले दिन के करंट अफेयर के सेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।